What is three language controversy in Tamil Nadu? There has been a tussle between the center and the Tamil Nadu government over the three language formula in schools under the new education policy 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच टसल है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट स्टेट्स नीड्स टू बी कंपाइल्ड विद द रिलीज ऑफ फंड टाइड टू द समग्र शिक्षा अभियान। यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि अगर स्टेट को समग्र शिक्षा अभियान के अंदर फंड चाहिए तो उसको 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना होगा। However, the Tamil Nadu government viewed it as a Hindi imposition and insisted that it would continue with its two language policy। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को एक हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज करने के तौर पर देखा है और तमिलनाडु ने डिसाइड किया कि वो अपने टू लैंग्वेज पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा तमिलनाडु के अंदर। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? हिंदी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है कि यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ हिंदी। इंग्लिश वॉज प्रोविजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 1965। इंग्लिश को 15 ईयर के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर स्टार्टिंग में रखा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ था उस टाइम पर डिसाइड किया गया था कि इंग्लिश को 1965 तक के लिए, इट मीन्स 15 ईयर्स तक के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा जाएगा। However, the official language at 1963 provides for the continued use of English in addition to Hindi for all official purpose of the union without any time limit। इसके बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश को 1965 के बाद भी कंटिन्यू रखा जाता है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। साथ में हिंदी को भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर कंटिन्यू रखा गया है। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द मोर ऑफ द लैंग्वेजेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ दैट स्टेट। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो अपने स्टेट के किसी भी लैंग्वेज को हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकता है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंप्लीट कल्चर ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड को प्रमोट करे एंड इंडिया के कंपोजिट कल्चर के एलिमेंट को एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर हिंदी को एक मीडियम के तौर पर यूज किया जा सकता है। व्हाट इज द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी? द थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968। पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के अंदर थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस पॉलिसी एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 मैंडेट द टीचिंग ऑफ हिंदी एज अ लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 मैंडेट करता है कि इंडिया में जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उन स्टेट के अंदर भी हिंदी के टीचिंग को यहाँ पर मैंडेट किया गया है। There were protests against this provision in Tamil Nadu and it has steadfastly followed its two language policy of teaching Tamil and English in its government school। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रेजोल्यूशन 1968 का तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले प्रोटेस्ट किया जाता है और तमिलनाडु में तमिल एंड इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर टीचिंग कराया जाता है। जैसे यहाँ पर थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला फॉलो किया गया है, इनमें से यहाँ पर हिंदी को इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की है और टू लैंग्वेज पॉलिसी को तमिलनाडु ने फॉलो किया है। The National Education Policy 2020 has retained the three language formula albeit with the key difference that it does not impose any language on any state। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रिटेन किया हुआ है बट यहाँ पर जो थोड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब किसी भी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। It specifies that the languages to be learned will be the choice of state, regions and the student so long as at least three of the language are native to two of the three language are native to India। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा स्टेट या रीजन या स्टूडेंट कौन सी लैंग्वेज
लर्न करना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। बट 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज इंडियन नेटिव होना ज़रूरी है। इशू विद इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या इशू है? While English is not a native language, its proficiency has helped us to becoming globally competitive in various services industries. इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी हमारे इंडियंस के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव के साथ रनिंग करना है, और वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज़ के लिए इंग्लिश बहुत ही नेसेसरी है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग मोर इंडियन लैंग्वेज इज इन स्कूल इज डिजायरेबल। इंडिया एक मल्टीलैंग्वेज कंट्री है, और यह यही वजह है कि इंडिया के स्कूल्स में वेरियस इंडियन लैंग्वेज को टीचिंग कराया जाना चाहिए। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च कंडक्टेड बाय एनजीओ प्रथम। एनजीओ प्रथम के द्वारा टाइम टू टाइम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिसर्च असर कंडक्ट कराया जाता है। इसके कुछ की फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर। Poor foundational numeracy skill. The report of 2022 indicate that close to 60% of students in class 5th could not read a class 2nd level text. प्रथम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास 5th के 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड लेवल के टेस्ट को रीड नहीं कर सकते। द रिपोर्ट ऑफ 2023 रिवील दैट 25% ऑफ यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स कुड नॉट रीड अ क्लास 2nd लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन दियर रीजनल लैंग्वेज। इसी सर्वे के अकॉर्डिंग 14 to 18 ईयर्स के बीच के 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 2nd लेवल की टेक्स्ट बुक को रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकते। मोर देन 40% ऑफ दिस एज ग्रुप कुड नॉट रीड सेंटेंस इन इंग्लिश। 14 to 18 ईयर्स के अबाउट 40% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो इंग्लिश सेंटेंस को प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते। ये यहाँ पर इंडिया की एजुकेशनल सिचुएशन यहाँ पर शो की गई है। लैक ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर में एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो बहुत ही कम है। In 2022, total revenue expenditure on elementary education estimated at rupees 3.03 lakh crore, 15% is spent by center while 85% is spent by state. 2022 में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो एस्टिमेटेड बजट था वो रुपीज़ 3.03 लाख करोड़ था। 15% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता है और 85% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंड किया जाता है। The total expenditure on elementary, secondary, higher and technical education by the center and state combined hovers around 4 to 4.5% of GDP, as against the target of 6% set out in National Education Policy 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये फिक्स किया गया था कि जीडीपी का 6% बजट जो होगा वो एजुकेशन के लिए होगा। बट प्रेजेंट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पर ओनली 4.5% ऑफ जीडीपी एक्सपेंड किया जाता है। दस द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज यर टू रीच द डिजायर्ड लेवल। डिजायर्ड लेवल जो होना चाहिए एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर में वो उतना नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें एजुकेशन सेक्टर पर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना चाहिए। कंक्लूजन, देयर मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन द सेंटर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट फंडिंग इज नॉट डिलेड। समग्र शिक्षा अभियान के अंदर स्टेट के लिए फंडिंग डिले ना हो, इसके लिए मेनली यहाँ पर स्टेट तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू था। इसलिए सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए सो दैट एजुकेशन सेक्टर के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कराया जा सके। Considering the share of expenditure borne by the state as well as regional diversity, there are needs to be productive discussion on providing more autonomy to the state in policy matter related to the school education. स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स पर स्टेट की ऑटोनॉमी को हमें कंटिन्यू रखना होगा, और बिकॉज इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए द्वारा किया जाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की ऑटोनॉमी को एजुकेशन सेक्टर पर कंटिन्यू बनाकर रखा जाए।